मेरा नाम कुणाल है। आज मैं अपने घर वापस गुस्से में लौटा था और जैसे कि मैं हमेशा यही करता था कि मैंने अपना सारा गुस्सा अपनी पत्नी पर ही उतारा था। मेरी पत्नी में इतनी सहन शक्ति थी, मेरी सारी कड़वी बातों को सहन कर जाती थी और कभी भी मेरी बातों को पलटकर जवाब नहीं दिया था और उसका ये रवैया मुझे गुस्से से भरा शेर बना देता था। अब जब मैंने उसे बेवजह डांटने लगा तो वह खामोशी से आंसू छुपाकर मेरे लिए पानी लेकर आ गई थी और जब फिर मेरी नज़र उसकी आंखों पर पड़ी तो मुझे अपने आप पर गुस्सा आने लगा। मैं खुद को समझ नहीं पा रहा था कि मैं आखिर अपनी पत्नी के साथ ऐसे क्यों करता था। काफ़ी देर के बाद जब मेरा गुस्सा ठंडा हुआ तो वह कहने लगी कि क्या बात है, आज आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो। तब मैंने उसे बताया कि मेरी नौकरी छूट गई है। आज ऑफिस में मामूली सी बात पर मेरे ऑफिस के चपरासी के साथ लड़ाई हो गई थी और वो लड़ाई इतनी बढ़ गई थी कि हाथापाई तक पहुंच गई थी। तभी बॉस ने हम दोनों को ही ऑफिस से बाहर निकाल दिया। बॉस का कहना था कि तुम दोनों हर वक्त लड़ते झगड़ते रहते हो, तुम्हारी वजह से ऑफिस का माहौल खराब हो रहा है। इसलिए ऑफिस का माहौल शांत बनाए रखने के लिए मैं तुम दोनों को नौकरी से निकालता हूँ। अब तो महीने की शुरुआत थी, यह थोड़े दिनों की जो सैलरी बन रही थी वह बॉस ने मुझे दे दी है और जब तक नौकरी नहीं मिल जाती इतने कम पैसों में गुजारा करना होगा। मगर मुझे तो असंभव सी बात लगती है। मेरी पत्नी ने मुझे तसल्ली दी कि फिक्र मत करें, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा और हमें किसी किस्म की कोई तंगी नहीं होगी। मैं सब संभाल लूंगी। उसने कुछ इस अंदाज में कहा कि मैं फिर पहले से काफ़ी हद तक शांत हो गया था। मैं अपनी बीवी को जानता था, वह बहुत ही ज़्यादा समझदार थी। घर को उसने बहुत अच्छे से सजा रखा था, मगर इसके बावजूद भी मैं उसकी कदर करने के बजाय उसे बात बात पर डांट दिया करता था। पर सोचने की बात यह थी कि मुझे यह बात अजीब भी नहीं लगती थी। एक दो बार जब मैंने अपने दोस्त के सामने अपनी पत्नी के साथ इस तरह से पेश आया तो मेरा दोस्त मुझे कहने लगा कि तुम अच्छे समझदार पढ़े लिखे इंसान हो, तुम ऐसे क्यों करते हो। अगर तुम उससे प्रेम नहीं करोगे, उसे इज्जत नहीं दोगे, तो फिर वह प्रेम के लिए किसी और की तरफ भी जा सकती है, वह किसी गैर मर्द से दोस्ती भी कर सकती है। तब तुम क्या करोगे जब तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ चल पड़ेगी। मेरे दोस्त की बात सुनकर मेरा दिमाग घूमने लगा था। मैंने अपने दोस्त को खूब सुनाई। उसे कहने लगा कि मेरी पत्नी ऐसी नहीं है, तुम्हें सोच समझकर बोलना चाहिए। तब वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे समझाने की कोशिश की। मैं तुम्हारी पत्नी पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हें समझा रहा हूँ कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें ये अंजाम भी भुगतना पड़ सकता है। एक लड़की का दिल बहुत नाजुक होता है। अगर तुम उसके साथ प्यार से नहीं पेश आओगे और इसी तरह रोज़-रोज़ उसके दिल के ठेस पहुँचाओगे, तो तुम कभी भी उसका दिल नहीं जीत सकोगे। उसकी बातें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। हमारे ख़ानदान में वह मर्द जो पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार रखता था, तो उसे ज़ोरू का गुलाम कहा जाता था और मैं अपने नाम के साथ ये शब्द लगाना नहीं चाहता था। मैं अपने बाप जैसा था और मुझे इस शब्द से बहुत नफ़रत थी। यह शब्द सुनते ही मेरी ज़िंदगी में गुस्से से चिंगारियाँ बढ़ने लगती थी और जब मुझे नौकरी भी मिल नहीं रही थी, तो मैं परेशान था कि घर का खर्च कैसे चलेगा। बिल्कुल थोड़े से पैसे थे, जो मैंने अपनी पत्नी को दिए थे। आज सारा दिन नौकरी ढूँढने के बाद जब मैं घर पे आया, तो मैंने अपनी पत्नी से जब घर के राशन के बारे में पता किया, तो वह कहने लगी कि घर में सारा राशन वह कुछ दिन पहले ही लेकर आई थी। मुझे इस बात से परेशान नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बाद मैं हैरानी से उसकी तरफ देखता रह गया कि कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? अब मुझे उस पर ना चाहते हुए भी शक होने लगा था। उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? वह कहने लगी कि कुछ दिन पहले ही मैंने आपसे पैसे लिए थे, मगर वह मैंने रख दिए थे। मुझे कपड़ों की ज़रूरत अभी नहीं थी और अब वही पैसे काम आ गए। यह बात सुनकर मुझे उसकी समझदारी का ख़्याल हो गया था, मगर मैं उसे कुछ भी जताना नहीं चाहता था। यूँ भी परिभाषा करना तो मैंने सीखा ही नहीं था। आज रात को जब मैंने उसे अपने पास बुलाया तो यह देखकर मैं हैरान हो गया कि उसके शरीर पर अजीब-अजीब से निशान बने हुए थे, जैसे किसी के नाखूनों के निशान हों और उसे मेरे हाथ लगाने से तकलीफ़ का एहसास भी हो रहा था। यह देखकर मुझे उस पर शक होने लगा।
मैंने उससे पूछा कि मुझे सच बताओ, आज तुम कहाँ गई थी और तुम्हारे शरीर पर ये निशान कैसे हैं? और यह सुनकर वह घबरा गई। फिर वह कहने लगी, मैं तो कहीं भी नहीं गई थी, मैं तो घर पर ही थी। आपको गलतफहमी हो रही है। और हैरानी वाली बात यह थी कि हम तो अब बहुत ज़्यादा गरीब हो चुके थे। मेरे तो पहले भी हालात इतने अच्छे नहीं थे। एक नौकरी थी, उसकी सैलरी से भी मुश्किल से ही गुजारा होता था। हमारी शादी को 9 साल का अरसा गुजर चुका था। 9 साल से हम दोनों की कोई औलाद नहीं थी और हम दोनों ही अपना इलाज करवा रहे थे, जिसकी वजह से हमारी यह तनख्वाह कम पड़ जाया करती थी। और अब तो मेरी नौकरी भी चली गई थी। मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि मुझे जल्दी से कोई भी काम मिल जाए ताकि मैं मेडिसिन ख़त्म होने से पहले डॉक्टर से बात कर सकूं। आज शाम को जब मैं घर आया तो मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि दवाइयाँ ख़त्म हो चुकी हैं और कल मैं घर आते हुए वह दवाइयाँ लेकर आऊँ। उसकी बात सुनकर मैं गुस्से में आ गया और उसे कहने लगा कि तुम जानती हो मेरे हालात, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं ये कहाँ से लेकर आऊँगा। तब उसने मेरे हाथ पर पैसे रखे और कहने लगी कि मैंने कुछ पैसे बचा कर रखे थे, आप इससे दवाइयाँ ले आइए। उसके हाथ में ये पैसे देखकर मैं कितनी देर तक उसे देखता रहा। मैंने कहा, मुझे सच-सच बताओ, तुम आखिर कर क्या रही हो? यह क्या चल रहा है? कहाँ से आए हैं ये पैसे? तब वह मेरी आँखों में आँखें डालकर देखते हुए कहने लगी, मैं आपको बता तो चुकी हूँ, ये मैंने अपने पास बचा के रखे हुए थे, ताकि अगर मुझ पर बुरा वक़्त आए, तो मैं इन्हें इस्तेमाल कर सकूँ। मगर आप न जाने क्यों मुझ पर विश्वास नहीं करते। हालाँकि आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं कुछ गलत कर नहीं सकती। उसकी बात सुनकर मैं भी खामोश हो गया था। उसकी बात ठीक थी, मगर सवाल जो उठ रहा था, मैं तो उसे पहले से ही बहुत कम पैसे देता था। तो क्या वह खुद पर खर्च करने के बजाय उन पैसों को रख दिया करती थी? यह सोचकर मुझे अजीब-सा एहसास हो रहा था। आज रात जब मैंने पत्नी को हाथ लगाया तो वह बुरी तरह से चिल्लाने लगी। उसके मुंह से दर्द से आवाज़ निकलने लगी थी। मैं हैरान रह गया। आखिर तुम्हें हुआ क्या है? मुझे बताओ। फिर जब मैंने देखा तो उसके जिस्म पर पहले से भी ज़्यादा निशान बने हुए थे। ये तुम्हें क्या हुआ है? ये निशान कैसे आ जाते हैं शरीर पर? तब वह कहराते हुए बोली कि मुझे किसी कीड़े ने काट लिया था और ये निशान तो उसके काटने के हैं। ये निशान पूरे शरीर पर बने हुए थे और वह दूसरे तीसरे दिन ही मुझे ये निशान नज़र आते थे। तो क्या वह कीड़ा उसे रोज़ाना ही काटता था? अब मैं उससे इस बारे में कुछ भी नहीं पूछता था कि वह मुझे कुछ भी नहीं बताएगी। अगले दिन सुबह काम पर जाते हुए मेरी अपने दोस्त से बात हुई और वह बातों-बातों में मुझे कहने लगा कि अब तो तुम दोनों के घर के हालात अच्छे हो जाने चाहिए, क्योंकि आप दोनों मिलकर ही काम कर रहे हो। तुम्हारी पत्नी भी तो रोज़ाना काम पर जाती है और शाम को वापस आती है। वह भी कितनी अच्छी है, तुम्हारे साथ मिलकर काम कर रही है। तुम्हें अपनी पत्नी की कदर करनी चाहिए। मैं तो तुम्हें पहले भी कहता था कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो, जिसे इतनी अच्छी लड़की मिली है, मगर तुम ना जाने क्यों उसकी कदर नहीं करते। यह कहकर वह तो वहाँ से चला गया था, मगर मेरे पाँव तले ज़मीन निकल गई थी। उसकी बातों से मेरा सर घूम गया था। मेरे गैर मौजूदगी में मेरी पत्नी कहाँ जाती थी और क्या गुल खिलाती थी। मैं उल्टे पैर वापस घर आ गया तो वह घर में मौजूद थी। मुझे देखकर वह हैरान हो गई। वह फिर मुझे कहने लगी कि क्या बात है, आज आप नौकरी की तलाश में नहीं गए? तब मैंने उससे गुस्से से कहा कि तुम मुझे बताए बिना कहीं बाहर जा रही हो? क्या तुमने कहीं और जाना है या तुमने किसी को घर में बुलाना है? तब वह परेशान होकर मुझे कहने लगी, मुझे भला कहाँ जाना है? मैं तो घर में ही रहती हूँ, कहीं भी नहीं जाती। उसके बाद 6 दिन तक मैं घर में रहा और मैंने अपनी पत्नी को कहीं भी जाते हुए नहीं देखा था। मगर अब जब 6 दिनों के बाद मैंने फिर से उसके हाथ में पैसे देखे, तो अब मेरे दिल में शक होने लगा था कि यकीनन वह कुछ गलत कर रही है। वह कुछ ऐसा कर रही थी जो मुझसे छुपा हुआ था। मुझे अपने दोस्त की बात याद आने लगी थी। मेरा दोस्त मुझे कहता था कि अगर तुमने अपनी पत्नी का ख्याल नहीं रखोगे, उसे प्रेम नहीं करोगे, तो वह घर से बाहर निकलकर किसी और से इस चीज़ को माँगेगी, क्योंकि वह लड़की की फितरत है, उसे प्यार की ज़रूरत है। अगर पति उसका ख्याल नहीं रखता तो फिर ज़ाहिर-सी बात है कि वह औरत
घर से बाहर इधर-उधर मुँह मारने लगती है। अब तो मुझे भी शक होने लगा था। अब मैंने सोच लिया था कि मैं सच तक पहुँच कर ही रहूँगा। अगर मुझे उसमें कोई भी गलत बात नज़र आए, तो मैं उसे घर से बाहर निकाल दूँगा। उसे एक पल के लिए भी इस घर में नहीं रुकने दूँगा। अगले दिन जब मैं उठा तो वह बहुत ही ज़्यादा जल्दी में लग रही थी। वह इस इंतज़ार में थी कि मैं कब घर से बाहर निकलूँ। तभी वह मुझे कहने लगी कि आप इतने दिन से नौकरी की तलाश पर नहीं गए, आज नौकरी पर जाइए, भगवान ने चाहा तो आपको काम ज़रूर होगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी कि आज आपको नौकरी मिल जाए। आप नहीं जानते कि मैं इस बात से कितनी परेशान हूँ। तब मैंने सोचा कि इसे परेशान तो होना चाहिए, क्योंकि मेरी मौजूदगी की वजह से यह घर से बाहर जाने वाली नहीं थी। ना जाने वह क्या गुल खिलाती थी, वह कहाँ जाती थी, उसको दिखाने के लिए मैं घर से बाहर निकल आया था। मगर फिर मैं घर में ही जाकर एक कमरे में छुप गया था। मैं एक ऐसी जगह पर छुपा था, जहाँ से कोई मुझे देख नहीं सकता था। फिर काफ़ी देर तक मैं वहीं पर मौजूद रहा। मेरी पत्नी घर पर ही थी, वह घर से कहीं बाहर नहीं गई थी। अब मैं भी हैरान था कि क्या मेरे दोस्त ने उसके बारे में झूठ बोला था, लेकिन भला उसे मुझसे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है। मैं इन्हीं सोचों में गुम था जब दरवाजे पर ज़ोर-ज़ोर से दस्तक होने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि अगर दरवाज़ा अभी के अभी नहीं खोला गया, तो कोई दरवाज़ा तोड़ देगा और अब तो बाहर से शोर की आवाज़ भी सुनाई देने लगी थी। मैं परेशान रह गया कि यह आवाज़ कैसी थी। तब मेरी पत्नी ने दरवाज़ा खोला तो सामने देखकर मेरा मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया था, क्योंकि वहाँ पर मैं बड़ा हुआ जब से मैंने देखा कि मेरे पापा हर वक्त मेरी मम्मी से गुस्से में रहते थे और हर वक्त मेरी मम्मी से लड़ते झगड़ते थे। मम्मी तो हर वक्त खामोश ही रहती थी, मगर हर वक्त सब कुछ चुपचाप सहन करती रहती थी। मगर पापा और मेरे दादा हर वक्त उनको रुलाते रहते थे। न जाने उन्हें मेरी मम्मी पर इतना गुस्सा क्यों आता था। सारा दिन मम्मी घर के काम करती रहती थी और जब शाम को मेरे पापा घर आते तो दादी उनसे कुछ ऐसा कहती जिसे सुनकर मेरे पापा को गुस्सा आ जाता था और वह मम्मी को बुरी तरह से मारने लगते थे। यह देखकर मैं भी रोना शुरू हो जाता था। मैं उस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रेम अपनी मम्मी से करता था। ऐसा नहीं था कि मुझे पापा अच्छे नहीं लगते थे, मगर जब वह मम्मी के साथ इस कदर जुल्म करते थे, तो मुझे उन पर बहुत गुस्सा आ जाता था। जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे पता हुआ कि यह जो कुछ भी हो रहा था, दादी की वजह से हो रहा था। जब भी पापा शाम को घर आते थे, तो दादी पापा को मम्मी के खिलाफ भड़काती थी और एक दिन तो हद हो गई। हमारे घर में पापा के कज़न आए हुए थे। वह बहुत अच्छे थे और उन्हें भी पापा की इस बात पर बहुत गुस्सा आता था कि वह मेरी मम्मी से कहने लगे कि आपको क्या ज़रूरत है कि हर रोज़ अपने पति से मार खाती हैं, उनके जुल्म भी सहती हैं। आप पढ़ी लिखी हैं, आप कहीं भी नौकरी कर लें, अपने बेटे को भी अपने पास रख लें और इस ज़िंदगी से अपनी जान छुड़ा लें। जब मैं ये सब देखता हूँ तो मुझे आप पर बहुत तरस आता है। मम्मी रोते हुए कहने लगी कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मेरे मम्मी पापा नहीं हैं। मेरे बचपन में ही उनकी मृत्यु हो गई थी और बाद में दुनिया में मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। मेरे चाचा ने मुझे पाला पोसा था और उन्होंने ही मेरी शादी करवाई थी। मगर उन्होंने मुझे यह बात भी कही थी कि मेरे लिए अब उनके घर के दरवाजे बंद हैं, क्योंकि उनकी पत्नी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और अब वह लोग भी शहर छोड़कर बाहर चले गए हैं। यहाँ पर मेरा कोई भी नहीं है। मैं किसके पास जाऊँ, किसे बताऊँ कि मुझ पर क्या बीत रही है। अब तो मम्मी यह बातें ही कर रही थी कि तभी अचानक से पापा सामने आ गए और उन्होंने मम्मी को अंकल के सामने ही मारना शुरू कर दिया। दादी कहने लगी कि यही तुम्हारी पत्नी से बातें करता है, जब तुम घर से बाहर जाते हो तो यह भी घर से बाहर निकल जाती है और यह भी और लोगों से हंसती बोलती है और कभी-कभी सभी के सामने रोते हुए हम सबको बदनाम करती है, जबकि तुम्हारे सामने तो उसका रोना भी खत्म नहीं होता। आज तक मैंने इसे तुम्हारे साथ हंसते बोलते हुए नहीं देखा। दादी की बातें सुन सुनकर पापा को और भी गुस्सा आ रहा था। तभी उन्होंने अंकल को भी घर से बाहर निकाल दिया। कहने लगे कि आज के बाद मैं तुम्हें इस घर में ना देखूं। उन्होंने मम्मी को भी इस कदर मारा कि मम्मी की चीख निकलने लगी थी। मैं बहुत डर गया। तब पापा ने उन्हें मारना छोड़ दिया था।
मगर यह सब देख-देख कर मैं पागल हो चुका था। कुछ समय गुजरने के बाद मम्मी को न जाने क्या हुआ कि वह अचानक से बीमार पड़ गई। किसी ने उनका इलाज ना करवाया और फिर ये दुनिया छोड़कर चली गई। उनके बगैर मैं अकेला पड़ गया था। अब तो दादी भी बहुत बीमार रहने लगी थी। तभी पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। उनकी दूसरी पत्नी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वह बिल्कुल मेरा ख़्याल नहीं रखती थी, बल्कि मेरी शिकायतें लगा-लगा कर मुझे पापा से डाँट पड़वाती रहती थी। दादी को भी वह हर वक्त पर खाना नहीं देती थी। दादी जब भी उसकी शिकायत लगाती तो पापा कहते कि आपको मेरी पहली पत्नी से भी दिक्कत थी और इससे भी है। ना जाने आपको कोई पसंद क्यों नहीं आती। अब तो दादी भी रोती रहती थी। वह कहती थी कि मैं सुमन के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था, कि उसे अपने बेटे से मार पड़वाती रहती थी और अब मेरे कर्मों की सज़ा भी मुझे ही भुगतनी पड़ रही है कि भूख लगने के बावजूद भी तुम मुझे वक्त पर खाना नहीं देती हो, ना मुझे दवाई देती हो। मुझ बुढ़िया का तुम बिल्कुल भी ख्याल नहीं करती। तब मेरी दूसरी मम्मी हंसते हुए कहती हैं, आप खुद ही तो कह रही हैं कि ये आपके कर्मों की सज़ा है, तो आप मुझसे किस बात की शिकायत कर रही हैं? तब दादी तो उनकी बात सुनकर चुप हो जाती थी और फिर कुछ समय बाद दादी भी ये दुनिया छोड़कर चली गई। तो अब मैंने देखा कि सौतेली मम्मी पापा से के जाने के बाद घर से बाहर निकल जाती थी और कभी-कभी तो पूरा दिन घर से बाहर रह जाती थी और अब तो वह किसी अंकल को भी घर में बुलाने लगी थी। मुझे भी वह कभी खेलने के लिए तो कभी पैसे देकर दुकान पर भेज दिया करती थी। जब मैं अंकल के बारे में पूछता तो वह कहती कि तुम अगर अंकल के बारे में अपने पापा को बताया तो मैं तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी कि तुमने मेरे साथ बदतमीज़ी की है। अब तो मुझे पैसे भी देने लगी थी। पैसों के लालच में आकर मैं पापा को इस बारे में नहीं बताया था और अब तो मैं पहले से बड़ा हो गया था, हर चीज़ को समझने लगा था। अब मैं स्कूल भी जाने लगा था। जब मैं स्कूल से वापस आता तो मेरी सौतेली माँ अपने कमरे में बंद होती और वो अंकल भी वहीं होते थे। मुझे लगता था कि न जाने दोनों कमरे में क्या करते रहते हैं। फिर एक दिन जब मैंने खिड़की से झाँक कर देखा तो मुझे पता चला कि वह दोनों गंदे काम कर रहे थे। इसे देखकर मुझे अजीब-सा एहसास हुआ। तब मैंने सोचा कि मुझे यह सब पापा को बता देना चाहिए, क्योंकि यह बात गलत है। लेकिन फिर भी माँ मुझे किसी को यह बात बताने से मना कर रही थी। फिर जब मैंने आज पापा को बताया तो उन्हें भी परेशानी हुई। एक दिन जब मैं स्कूल से घर आया तो घर में शोर मचा हुआ था। पापा सौतेली माँ को बहुत मार रहे थे। फिर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद पापा ने मुझसे कहा कि मैंने तुम्हारी माँ के साथ अच्छा नहीं किया था। इसके बाद अब ना जाने कब मुझे शांति मिलेगी। जब मैं उसके साथ किए हुए जुल्म याद करता हूँ तब मुझे रोना आ जाता है। उसने किस तरह से हर एक चीज़ को बर्दाश्त किया था, उसके अकेलेपन का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। भगवान मुझे क्षमा करें, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पापा को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था और वह भी हर वक्त भगवान से माफ़ी मांगते रहते थे। वक्त गुजर रहा था, मेरे दिल में भी यह बात बैठ गई थी कि हर औरत माँ जैसी होती है जो धोखा दे सकती है। पति के घर से बाहर निकलते ही वह दूसरे मर्दों को घर बुला लेती है। पापा की तन्हाई को देखते हुए जब मैंने उनसे शादी करने की कहा तो वह कहते कि अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं रहा, अब मैं किसी से भी शादी नहीं कर सकता। तुम भी जब बड़े हो जाओगे तब शादी करोगे तो देख समझ कर शादी करना। यह सारी ज़िंदगी का मामला है। मेरे दिल में भी शक बैठ गया था और फिर जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था तभी अचानक से पापा की तबीयत खराब हो गई। उन्हें हार्ट अटैक आया हुआ था। उन्हें अस्पताल में लेकर गए तो डॉक्टर कहने लगे कि इनका ख्याल करें, इन्हें खुश रखने की कोशिश करें। पापा की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उन्होंने ऑफिस से छुट्टी ले ली। उन्होंने सारा कारोबार अपने दोस्त को दे दिया था। खुद बीमार पड़ गए थे और फिर एक दिन वह भी मुझे छोड़कर चले गए। कितने समय तक मैं इसी गम में रोता रहा। मैं यह सोचकर परेशान होता रहा कि मैं दुनिया में अकेला पड़ गया हूँ। मेरा अब कोई भी नहीं रहा। जब मुझे होश आया तब मेरा सब कुछ छिन चुका था। वह कारोबार और पैसा सब पर पापा के दोस्त ने कब्जा कर लिया था जिनके साथ उनका कारोबार था। अब उसने इस घर पर भी कब्जा कर लिया। वह मुझे कहने लगा कि तुम्हारे बाप ने मुझसे कर्जा लिया था, अब या तो मुझे ये कर्ज वापस करो या फिर मुझे
ये घर मेरे हवाले करो। मेरे पास तो उसे देने के लिए पैसे भी नहीं थे। फिर मैंने यह घर उसके हवाले कर दिया और उससे कहने लगा कि जो तुमने मेरे साथ किया है, तुम्हारे साथ भी यह सब कुछ ज़रूर होगा। तब वह हँसकर मुझे कहने लगा कि मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जो तुमने जो करना है कर लो। मैं भी इधर-उधर फिरता रहा। छोटी-मोटी नौकरियाँ करता रहा। मेरे अपने खाते में जो पैसे थे, उससे मैंने एक छोटा-सा घर खरीद लिया था और फिर एक जगह पर नौकरी करने लगा था। तभी मेरी मुलाकात शिखा से हुई। शिखा बाकी लड़कियों से काफ़ी अलग थी और वह गरीब घराने की लड़की थी। मैंने जब उसे शादी के लिए प्रपोज़ किया, तो उसने मेरी प्रपोज़ल स्वीकार कर लिया था। मगर 7 साल गुज़रने के बावजूद भी अभी तक हम दोनों की औलाद नहीं पा सके थे। मुझे अपनी पत्नी से कोई शिकायत नहीं थी, मगर जो कुछ मैंने अपनी सौतेली माँ को करते हुए देखा था, उससे मेरा दिमाग खराब हो गया था। मुझे लगता था शायद सारी पत्नियाँ ऐसी ही होती हैं। मेरे दिमाग से कभी भी यह बात अब नहीं निकल सकती थी और अब जब मुझे अपनी पत्नी पर शक हुआ, तो मैं इसी वजह से घर में छुपकर देखने लगा था। वो कहाँ जाती है, मैं उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। मैं इंतज़ार कर रहा था कि वह क्या करती है और अब जो मंज़र मैंने देखा, मैं देखकर परेशान हो गया था। मैं चुप होकर रह गया था। मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब भी मिल गए थे। मुझे पता चल गया था कि मेरी पत्नी के शरीर पर यह निशान कैसे थे। मगर मुझे जब यह समझ नहीं आ रहा था कि मेरे दोस्त ने तो कहा था कि वह रोज़ाना घर से बाहर जाती थी, जबकि वह तो कहीं भी नहीं गई थी, बल्कि घर में यह सब लोग आए थे। कितनी देर तक सामने का मंज़र देखकर मैं हैरान होता रहा और फिर जब मैं बाहर आया, तो मेरी पत्नी मुझे सामने देखकर परेशान हो गई। उसके चेहरे का रंग बदल गया था, मगर मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा और खामोशी से अपने कमरे में आकर बैठ गया था। जितनी देर तक यह हंगामा जारी रहा, मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकला और अब तो मैं अपने ही नज़रों में घिर के रह गया था। मुझे अपना रवैया याद आ रहा था। मैंने उसके साथ कितना बुरा किया था। उसकी कदर नहीं की, उसकी इज़्ज़त नहीं की। मैं सबके सामने उसे डाँट दिया करता था, मगर उसने एक बार भी मुझे बदला लेने की कोशिश नहीं की थी। मेरे पूरे बिहेवियर को भी वह बर्दाश्त करती रही और इस कदर तकलीफ़ साथ में भी उठाती रही, क्योंकि वह मुझे परेशान नहीं देखना चाहती थी। उसे पता था कि घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और मुझे नौकरी भी न जाने कब तक मिलेगी और पैसे कमाने के लिए वह इतनी तकलीफ़ उठा रही थी। यह सोचकर मैं खुद की नज़रों में गिर चुका था। मैं खुद को बहुत छोटा महसूस करने लगा था। रात को जब वह कमरे में आई तो वह खामोशी से मेरे सामने आकर बैठ गई। मुझसे कहने लगी कि मेरा मकसद आपको धोखा देना नहीं था, ना ही मैं आपसे झूठ बोलना चाहती हूँ, बल्कि यह जो कुछ भी हुआ है, यह मैंने मजबूरी की वजह से किया है। मैं दरअसल अब जब आपकी नौकरी ख़त्म हो गई थी और घर में पैसे भी न होने के बराबर रह गए थे, तब मैं फिर से घर से बाहर निकलकर कमाने के लिए सोचा था। मैं पढ़ी-लिखी नहीं हूँ, वरना मैं कहीं पर भी नौकरी कर लेती। मुझे यही काम आता है कि मैं किसी के बर्तन धो लूँ, किसी की झाड़ू कर लूँ। उसकी यह बात सुनकर मैंने शर्म से अपनी आँखें बंद कर ली थी, मगर वह मुझसे बेखबर होकर अपनी ही बात करती जा रही थी। वह कहने लगी कि उसे दिन जब मैं एक कोठी पर गई तो वहाँ पर बेगम साहिबा मुझे कहने लगी, तुम क्या काम कर सकती हो? तब मैंने उन्हें बताया कि मैं सफाई से लेकर खाना बनाने तक सारे काम कर सकती हूँ। वह काफ़ी देर तक मुझे देखती रही, फिर वह कहने लगी कि इस काम के लिए हमारे पास तो जगह नहीं है, हमारे पास पहले से काफ़ी नौकर हैं, मगर हमारे पास एक और काम है, अगर तुम चाहो तो कर सकती हो। तब मैंने उससे कहा कि मैं कोई गलत काम नहीं करना चाहती। तब वह मुझसे कहने लगी कि मेरे 4 बच्चे हैं, वह उम्र में तो बड़े हैं, मगर दिमागी तौर पर अभी छोटे हैं। अगर यूँ कहो कि वह पागल हैं, तो यह कहना गलत ना होगा। उन्हें सँभालना इतना आसान काम नहीं है। मैं जानती हूँ ये काम मुश्किल है, मगर इस काम के लिए मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूँगी। हमारे यहाँ कोई भी नौकरानी नहीं टिकती, क्योंकि वह नौकरानी को बहुत तंग करते हैं, उन्हें ज़ख्मी भी कर देते हैं। मुझे पैसों की ज़रूरत थी, तभी मैंने यह काम करने की ज़िम्मेदारी ले ली थी, मगर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि यह काम इतना आसान नहीं था। उनके बच्चों का दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करता था और कभी वह कोई चीज़ उठाकर मुझे मार देते, कभी मुझे नाखूनों से नोचने लगते थे।
जिसकी वजह से मेरे जिस्म पर यह निशान बन जाते थे। कभी-कभी तो ये निशान बहुत गहरे हो जाते थे, जिससे मुझे खुद बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस होती थी। मगर मैंने आपके सामने कभी भी इस तकलीफ़ को इज़हार नहीं किया था। जानती थी कि आप भी मुझे इस बारे में पूछेंगे तो मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं होगा। और उस दिन जब आपने मुझे कहा कि आपको मुझ पर शक हो गया, तो मैंने मालकिन को यह बात बता दी थी। वह कहने लगी कि मैं नौकरानी के हाथ अपने बच्चों को तुम्हारे घर ही भिजवा दिया करूँगी और शाम को तुम्हारे पति के आने से पहले-पहले मुलाज़िम मेरे बच्चों को घर ले आया करेगा। इस तरह से तुम उन बच्चों की देखभाल भी कर लोगी और तुम्हारे पति को भी तुम पर शक नहीं होगा। यह सोचकर मैंने भी उनकी बात मान ली थी कि मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। बस यही है सारी बात जो मैंने आपसे छुपाई। मैं आपको धोखा नहीं देना चाहती थी, बल्कि मैं तो यह सब इसलिए कर रही थी क्योंकि इससे हम दोनों का ही फ़ायदा था और जब तक आपको नौकरी नहीं मिल जाती, तब तक मैं ये काम करने पर तैयार हूँ। उसकी बात जब ख़त्म हो गई तो मैं ज़ोर-ज़ोर से रो पड़ा। उससे कहने लगा कि मैं खुद को इस काबिल नहीं समझता कि तुम्हारी जैसी अच्छी औरत मेरे साथ शादी करती, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, मगर तुमने अपने व्यवहार से यह साबित कर दिया है कि तुम्हारी बहुत अच्छी परवरिश है। मेरे दिल से तमाम शक निकल गए थे। मैं जानता था कि यह काम बहुत मुश्किल था, क्योंकि वह बच्चे मेरी पत्नी को नुकसान भी पहुंचाते थे। तभी मैंने उसे कह दिया कि आज के बाद तुम यह काम नहीं करोगी। तुम मालकिन को कह दो कि तुमने यह नौकरी छोड़ दी है और वह किसी और नौकरानी का बंदोबस्त कर ले। फिर अगले ही दिन मुझे भगवान की कृपा से एक बहुत अच्छी जगह पर नौकरी मिल गई थी। जान गया था कि मुझे अगर जीवन में आगे बढ़ना है और सफल होना है, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और अब मुझे आगे बढ़ने के लिए कोई नहीं रोक सकता था। मेरे दिल में अपनी पत्नी के लिए विश्वास और उत्साह पैदा हो गया था। मैं जान गया था कि वह कभी गलत नहीं हो सकती और अगर कोई उसके बारे में मुझे कुछ भी कहता, तो मैं उसकी बात पर विश्वास नहीं करता था। उसी दिन जब मैं घर आया, तो मेरी पत्नी मुझसे कहने लगी कि आज आपसे मिलने के लिए कोई प्रकाश सर आए थे। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गया था। सोचने लगा कि ये प्रकाश कौन है, मगर याद करने पर भी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था और इस बात को मैंने अपने सर पर सवार नहीं किया। कुछ दिनों के बाद फिर से वह मुझे कहने लगी कि आज फिर से वही सब आए थे। वह आपके बारे में पूछ रहे थे और अब तक वह कमरे में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। जब मैं अपने कमरे में पहुंचा तो यह देखकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उसे पहचान लिया था। यह वही था जो मेरे पापा के साथ पार्टनरशिप पर काम कर रहा था और उसने धोखे से पापा की प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली थी। अब जब मैंने उसे देखा तो मेरा गुस्से से दिमाग घूम गया। मैंने उससे कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? तुमने मुझसे जो छीनना था छीन चुके हो। अब तुम्हारा क्या काम? तब वह रोने लगा, मेरे आगे हाथ जोड़ने लगा। मुझे क्षमा कर दो। मैंने जो किया, मैंने उसकी सज़ा पा ली है। मेरा सारा ख़ानदान ख़त्म हो गया है। मेरा जवान बेटा आँखों के सामने मर गया। मैं तुम्हें बड़ी मुश्किल से ढूँढता हुआ यहाँ तक आया हूँ। मैंने तुमसे झूठ बोला था, वह सब कुछ तुम्हारा है और अब मैं दोबारा से तुम्हारे नाम सब कुछ करके वापस जाना चाहता हूँ। मेरी पत्नी सारी बातों से अनजान थी। जब उसे यह पता चला, वह भी हैरान रह गई और फिर मैंने अपनी पत्नी के साथ वापस आ गया था। वह इतना बड़ा घर देखकर हैरान रह गई थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था मैं इतने बड़े घर में रहता था। मैंने अपना कारोबार संभाल लिया था। मुझे अब कहीं भी नौकरी करने की ज़रूरत नहीं थी और फिर मैंने अपना और पत्नी का एक बहुत बड़े डॉक्टर से इलाज करवाना शुरू कर दिया था। कुछ ही समय के बाद भगवान ने हमें यह खुशी भी दे दी थी और हम लोग खुशी-खुशी ज़िंदगी बिताने लगे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।